तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए आम बजट पेश होने के बाद आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आम बजट से यूपी को सबसे ज्यादा लाभ होगा। आम बजट से हर वर्ग खुश है। ये गांव, गरीब और नौजवान का बजट है। साथ ही ये सतत और समावेशी विकास वाला बजट है। सीएम योगी ने कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत की सोच पर आधारित है। ये एक समावेशी बजट है जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। पंच प्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है जो समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, वनवासी समुदाय और समाज का वो प्रत्येक तबका, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। अगर हम 2013-14 की तुलना में भारतीय रेल के बजट को देखें, इसमें 2,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है। हाईवेज के बारे में देखेंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटरवेज आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है और इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश लेने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़े पैमाने पे नए हाईवेज के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने भेजे हैं और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है और पिछले 5 वर्ष के अंदर जितने भी हाईवेज, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, वह उत्तर प्रदेश के नए परसेप्शन को और नए उत्तर प्रदेश के बारे में सबका ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक होने जा रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस आम बजट के कई अहम मायने हैं। यह बजट देश के 130 करोड़ लोगों के सपनों को हकीकत में तब्दील करने वाला बजट है। इस बजट में गरीब वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। जेलों में बंद 2 लाख से ज्यादा गरीब कैदियों को इस बजट से सीधे तौर पर लाभ होगा। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृतकाल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई पड़ती है। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तब से लेकर अगर हम आज तक का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट उसके दुगना हो गई है। तेजी से भारत आगे बढ़ा है और इस बजट से जहां 130 करोड़ भारतवासियों के स्वप्न, उनके लक्ष्य, उनको तय करने वाला तो यह बजट है ही है। इसके साथ साथ यह बजट जो आज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, तेजी से भारत जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बना है और पूरी दुनिया की जो अपेक्षाएं इस समय में, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा रही है,
नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुर से अयोध्या लाई गई देवशिला का पूजन हुआ है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री जानकी मंदिर के महंत ने पूजन किया। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद शालिग्राम शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। इससे पहले नेपाल के जनकपुर से चलकर शालिग्राम शिला बुधवार की देर रात रामनगरी रामलला की नगरी पहुंची। भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती है शालिग्राम शिला। रामनगरी में इसका भव्य अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। हाईवे से जैसे ही देर रात शालिग्राम यात्रा ने प्रवेश किया तो जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दिया। लोगों ने पुष्प वर्षा की और जमकर आतिशबाजी हुई। अयोध्या पहुंचने पर शालिग्राम शिला पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, निवर्तमान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित कई भाजपा नेताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए शालिग्राम शिला का स्वागत यहां पर किया है। नेपाल से चलकर अयोध्या पहुंची जो शिला है, जो दिव्य शिला है, जो भगवान शालिग्राम जो विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, वो शिला कम से कम 3 दिन के अंदर अयोध्या पहुंच चुकी है और कल रात में ही अयोध्या पहुंच चुकी है। और अयोध्या के आम जनमानस, साधु संत के साथ तमाम नेता, तमाम गणमान्य लोग इसका स्वागत और समारोह किए। आज 101 पंडितों द्वारा इसका पूजा और अर्चन कराया गया है और तमाम लोग यहाँ से देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ संत हैं और बबलू खान जी हैं जो राम मंदिर की काफ़ी लड़ाई लड़े हैं और यहाँ जो आपसी सौहार्द भाईचारा जिसे संत हैं और बबलू खान जी हैं, तो दोनों लोग हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले महाराज जी से, महाराज जी ये जो शिला है, ये जो पत्थर है 600 करोड़ वर्ष पुराना बताया, इसका रहस्य क्या है और महत्व क्या है? देखिए, गंडकी नदी नेपाल से आया है और गंडकी नदी मान्यता है कि वो नारायण को जन्म देती है। जो शालिग्राम भगवान के स्वरूप में ये शिला आई हैं, शालिग्राम है, ये शिला नहीं, इनको शालिग्राम कहते हैं। और जो वो शिला होती है वो पत्थर को शिला कहा जाता है हिंदी भाषा में। तो ये शालिग्राम भगवान है और शालिग्राम भगवान मूर्तिमान साक्षात नारायण है। और उस नारायण से भगवान राम की विग्रह जब स्थापित होगी उस बन रहे भव्य राम जन्मभूमि में, जिसके संघर्ष के लिए जाने कितने राम भक्तों ने इस धरती पर अपनी सर्वोच्च बलिदानी दी है, तो वहीं सतत संघर्ष और आंदोलन जारी रहा है। डॉक्टर अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक थे, उनसे लेकर और प्रतिवाद भयंकर सलाखा पुरुष रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज जी जैसे महान स्मृतियों महानुभावों की वजह से डॉक्टर रामविलास दास वेदांती महाराज जी जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनकी देन है। और साथ ही साथ तमाम साधु संतों और शहीद शरद कोठारी बंधुओं समेत हजारों साधु संत जो हमारे पूर्वज अग्रणी अगुआ मार्गदर्शक थे, कहीं ना कहीं उस संघर्ष के फलस्वरूप आज यह क्षण हमको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज संपूर्ण सनातनी समाज अपितु संपूर्ण भारत इस गौरवान्वित क्षण के लिए महाराज जी को रोकेंगे। हमारे साथ बबलू खान जी हैं। बबलू खान जी, आप बड़ी लंबी लड़ाई लड़े, अब देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आज नेपाल से आया है, नेपाल और भारत का रिश्ता। देखिए, नेपाल और भारत का रिश्ता तो हम सभी का ननिहाल है नेपाल। तो अब आप तो जान ही रहे, पूरा दुनिया जान रहा है कि वहाँ हमारा जो रिश्ता है वो एक मधुर रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, एक खून का रिश्ता है। तो हमने तो श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी क्योंकि श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। और आज ये जो शिला आया है, हम लोग एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, शिला का दर्शन कर रहे हैं। और अयोध्या के धरती से सभी देशवासियों को और पूरे दुनिया वासियों को हम लोग बधाई भी दिए हैं और बधाई उनको भी दे रहा हूं जो पाकिस्तान में बैठे राम को तो याद करते हैं, राम को तो मानते हैं, लेकिन डर बस वो कह नहीं पाते हैं। मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं। तो ये बबलू जी थे। और महाराज जी देखिए, महाराज जी बबलू खान जी जिस तरह से बताए कितनी खुशी है और भगवान का जो रिश्ता है, ये जो आपसी प्यार है, ये दुनिया का जो पैगाम, क्या देंगे? तो वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार सपा पर निशाना साध रही है। अब इस विवाद में पहली बार सीएम योगी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इस विवाद पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार के कामों से ध्यान भटकाने के लिए विवाद उठाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उस मुद्दे से लोगों को भटकाया जा सके, उनका ध्यान भटकाया जा सके। जिन लोगों का यूपी के विकास में कोई योगदान नहीं, वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, ये तो हटाना चाहिए। देखिए, ये तो समझ वाली बात है। और
हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाएं जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। आप महंत भी हैं, आपको तो मैं क्या करूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। नारी का मतलब समुद्र है, और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये एकदम से ये कैसे ये मुद्दा देखिए आज से नहीं उठ रहा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अभी उठाया गया आवश्यकता, देखिए जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ओबीसी को हिंदू बना करके अपने पक्ष में कर लिया, वो चाहते हैं कि ओबीसी हमारी तरफ आ जाए, ओबीसी वोट बैंक की राजनीति। देखिए ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। वहीं यूपी देश विदेशी उद्योगपतियों के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, उसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ रोज बैठक करके इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी हासिल करते रहते हैं, ताकि उद्यमियों को लखनऊ इतना सुंदर लगे कि वो आने के बाद बिना उद्योग लगाए लौटे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए यूपी ने इस बार $1 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी में कराने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य पाने के लिए लखनऊ सज रहा है। हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर ने इस तैयारियों का जायजा भी लिया। देखिए, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को सफल बनाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए विदेशी और देसी निवेशकों को आमंत्रित करने के बाद सरकार ने सभी प्रकार के इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के पहले स्थानीय स्तर पर निवेश की संभावनाओं को पंख लगा देने की भी तैयारी है। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए भी ये ग्लोबल मंच बनेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस इन्वेस्टर समिट की तैयारियां, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ रोज बैठक करके दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं यूपी के जिलों के अफसर भी अपने अपने इलाकों के इन्वेस्टरों के साथ MOU साइन करा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते हैं, वहीं अधिकारी हैं कि मानते ही नहीं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सजाने के लिए आए तमाम कलाकार परेशान हैं। उनको जिस एजेंसी ने काम लिया है वो पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। ये जो देखो अंदर वाला जो टेंडर ले रहा है मिडिल मैन है, अगर वो मिडिल मैन नहीं रहेगा तो सरकार से सीधा सीधा आर्टिस्ट का पास ही पैसा आएगा। वो पैसा पूरा मतलब खा रहा है, वो मिडिल मैन खा रहा है पूरा, और कंपनी भी खा रहा है। जो कंपनी ले रहा है वही कंपनी भी सब कुछ पैसा खा रहा है। जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 10 से 12 फरवरी तक होना है और उस दिशा में हम लोगों ने इन्वेस्टर के लिए एक तरह तरह के सम्मेलनों का आयोजन करने की तैयारी की है, ऐसा कहना है जिला अधिकारी गंगवार का। सरकार समिट के पहले की तैयारी कर रही है, जैसे कि MSMI पॉलिसी 2022, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहित योजना 2022, टेक्सटाइल पॉलिसी 2022, फार्मास्यूटिकल्स नीति 2018, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 से लेकर 25 तक और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 योजनाओं से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर समिट को मदद मिलेगी। 10 फरवरी से 12 फरवरी यानी कि 3 दिन चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी तौर से चरम पर हैं।
हर दीवार, वो दीवार जहां से विदेशी, देशी इन्वेस्टर, उद्यमी आने वाले होंगे, वो सारे सबको रंगीन दिखाया जा रहा है। पूरी तौर से इतना खूबसूरत दीवारें बनाई जा रही हैं कि लखनऊ ऐसा लगे कि स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और उद्यमी यहाँ पर आए और अपना उद्योग लगाएं। जिस तरीके से उद्यमी आएंगे और जो कि मुख्यमंत्री ने $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने की तैयारी पूरी तौर से है। कैमरा पर्सन शिवम भल्ला के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि सपा लोहिया नेताजी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और उन्हीं के विचारों पर लगातार चलने का काम कर रही है। साथ ही फखरुल हसन ने कहा कि अगर पिछड़े वंचित लोगों की आवाज बनने पर हम लोगों पर निशाना साधा जाता है और हमें पिछड़ों की पार्टी कहा जाता है तो हमें कोई गुरेज नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी नेताजी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। लोहिया जी ने नारा दिया था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो। समाजवादी पार्टी इस नारे को साकार करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अगर अन्याय होगा, पिछड़ों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाया जाएगा, पिछड़ों के साथ अन्याय होगा, दलितों के साथ अन्याय होगा और समाजवादी पार्टी अगर उसकी आवाज उठाने का काम करेगी तो अगर हमें जातिवादी कहा जाता है तो हमें यह स्वीकार है, लेकिन हम मजदूरों की, किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई को लड़ने का काम जारी रखेंगे। रामपुर में आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान के जौहर ट्रस्ट से चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज योगी सरकार ने निरस्त कर दी है और अब भवन खाली कराने की कवायद भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सपा सरकार ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए के वार्षिक पर 99 साल के लिए लीज पर दिया था। अब शासन ने इस लीज को निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। आपको ये बता दें कि जौहर शोध संस्थान की इमारत करीबन 20 करोड़ की लागत से बनी हुई है। इस मामले पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड ने बयान दिया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, जो जौहर संस्थान है उसमें अभी कैबिनेट का डिसीजन हुआ है कि जो शोध संस्थान है उसको पुराने स्वरूप में लेकर आया जाए और उसको अल्पसंख्यक विभाग को सुपुर्द कर दिया जाए। तो उसी के संबंध में हमें आदेश कल प्राप्त हुआ है। ADM, SDM सदर, CO सिटी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की एक समिति बनाई गई है जो इस पूरे आदेश का अध्ययन करके उसे लागू कराने का काम करेगी। तो इसको कब तक खाली करा लिया जाएगा? तो अब देखिए, आज इनके जो मंडलीय अधिकारी हैं वो भी रामपुर में वो भ्रमण कर रहे हैं। अभी उनसे ही हमारी चर्चा चल रही थी। ये पूरी समिति फील्ड विजिट करेगी और उसके बेसिस पे अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो नोटिस भी इनको दिया जाएगा? अब वहाँ पे एक स्कूल चल रहा है तो एक बार उनको प्रबंधन को बता दिया जाएगा कि जितने बच्चे वहाँ पे हैं तो उनके लिए कहीं और अतिरिक्त व्यवस्था कर लें और ताकि जो हम आदेश है उसका अनुपालन कर पाएं। कितनी ज़मीन होगी सर ये टोटल? वो डिटेल में आपको अलग से बता दूँ। तो आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी जिस पर लगातार आजम खान और यूनिवर्सिटी दोनों पर संकट के बादल छाए रहते हैं, ये बादल और गहराते जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर लीज रद्द कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस पर अलग अलग राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह पुरस्कार लिया और उत्तराखंड सूचना और लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में यह पहला अवसर है जब उत्तराखंड राज्य की झांकियों को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश विदेश के लोग मानसखंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित होंगे। मुख्यमंत्री ने झांकी को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर प्रदेशवासियों, सूचना विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों और झांकी बनाने वाले कलाकारों को, झांकी में शामिल सभी कलाकारों को पुरस्कृत करने की 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ में आपको बता दें, देर शाम जब झांकी के कलाकार और सूचना निदेशक उत्तराखंड पहुंचे तो उनसे मुलाकात भी सीएम धामी ने करी है और खुशी भी जाहिर की। उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है और मैं इसके लिए जो हमारे मानसखंड में जुड़े जो भी हमारे कलाकार हैं, अन्य हमारे अधिकारीगण हैं, उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, बधाई दे रहा हूं
और आप जानते होंगे उत्तराखंड बनने के बाद से पहली बार उत्तराखंड राज्य को ये उपलब्धि हासिल हुई है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और चूंकि आप जानते हैं मानस खंड की जो झांकी वहां प्रस्तुत की गई, सभी ने उसकी सराहना की थी। देखिए, बहुत ही गर्व का क्षण है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। मैं समझती हूँ कि ये अपने प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे चाहे भगवान केदारनाथ का हो, चाहे पूरे मानस खंड का चित्रण हो, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रस्तुत किया गया और उसका परिणाम है कि जो है उत्तराखंड जो है प्रथम पंक्ति पर आया और प्रथम स्थान पर आया। रेखा आर्य और प्रेमचंद अग्रवाल को सुन रहे थे आप, साथ में झलकियां भी आपको कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं, जहां पर मानस खंड को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया और इतनी ज्यादा सुंदर लोक संस्कृति का विवरण इतनी ज्यादा डिटेल के साथ में किया गया था कि सभी को उत्तराखंड की झांकी ने मोह लिया। और इस झांकी ने जब लोगों का मन मोहा तो प्रथम तो आना ही था। अजय भट्ट जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने प्रथम पुरस्कार को स्वीकार किया और जब देहरादून कल देर शाम पहुंचे, सीएम धामी से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने ये ट्रॉफी जो कि केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को जारी हुई है प्रथम पुरस्कार के लिए, वो सौंपी। साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम कलाकारों से भी मुलाकात करी। तो सीएम धामी की जो लोकल टू ग्लोबल सोच है उसको प्रदर्शित करती हुई ये मानस खंड झांकी उत्तराखंड का गौरव कर्तव्य पथ पर नजर आ रहा था। मानस खंड की झांकी को यही वजह है कि पहला पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया और सबसे बड़ी बात यह कि मानस खंड झांकी के पीछे जो सबसे की सोच थी, उन्होंने धार्मिक पर्यटन को किस तरीके से ग्लोबलाइज किया जाए और यहां पर जो पर्यावरण प्रकृति की जो अप्रतिम भेंट उत्तराखंड के हिस्से में आई है उसको किस तरीके से ग्लोबली संचारित किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, वो इस झांकी में साफ तौर पर नजर आ रहा था। इस झांकी में आप देख भी पाएंगे कि किस तरीके से बारासिंगा प्रकृति और केदारनाथ की छवि मानस खंड की झांकी की शोभा बढ़ा रही थी। धामी का कुशल नेतृत्व कर्तव्य पथ पर नजर आया। और इस झांकी के पीछे सबसे बड़ी सोच पुष्कर सिंह धामी की यही थी कि मानस खंड के जरिए उत्तराखंड संपूर्ण विश्व को एक मार्ग प्रदर्शित करेगा, पथ प्रदर्शित करेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी।